दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन 2023 कक्षा 10वीं विषय गणित। तो इसके चारों सेट और पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन, पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आज हम चालू करते हैं सेट फर्स्ट। जी हाँ, सेट फर्स्ट। प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है, ये कथन सत्य है या असत्य। मतलब से यदि आप लगातार दो संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 2 के बाद 3 लें या 3 के बाद 4 लें या 4 के बाद 5 लें, लगातार दो संख्याएं लेते हैं, उनका गुणनफल जो होगा, उसका जो गुणा होगा वो 2 से विभाज्य होगा या नहीं। तो हमें सिर्फ यही बताना है। प्रश्न नंबर 6 लेंगे, 1 से लेकर से 5 तक जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव है। तो हम कह सकते हैं हाँ 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। क्यों होगा? देखो, यदि कोई संख्या n हो और दूसरी संख्या क्या होगी n+1, जो कि 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब क्यों होगी वो भी सिद्ध कर देते हैं हम। देखिए, यदि आप n सम लेते हैं, यदि n सम लेते हैं तो ये तो सम संख्या हो जाएगी और ये विषम, तो सम वाली तो 2 से विभाज्य हो गई। लेकिन यदि n विषम लेते हैं, मतलब से कोई भी विषम संख्या लेते हैं, तो विषम संख्या जब लेंगे, मतलब से 3 लेंगे, विषम संख्या मतलब होता है 1, 3, 5, 7, तो कोई भी संख्या लेंगे तो ये वाली संख्या सम हो जाएगी। देखो, जैसे आप यदि 3 लेते हो ये संख्या, तो 3 गुणित 3 धन 1 बराबर 4 हो जाएगा, जो कि 2 से विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरी संख्या जो है इसका गुणनफल 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी का अथवा है दोस्तों, इसी का अथवा है 3825। 3825 को गुणनखंड के रूप में लिखना है तो हम इस तरीके से तोड़ते हैं। 5 से 5 सत्ते 35 है ना, 38 था, 5 सत्ते 35, 3 बचा तो 32 हो गया, 5 छक्का 30, तो पचम 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 16 हो गया, 5 तिहाई 15 है ना, सॉरी 26 है ना, 5 एकम 5 2 हो गया तो 26 हो गया, पचम 25, फिर पचम 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5। देखो, 5 सत्ते 35, 3 बचा 32 हो गया, 5 छक्का 30, 2 बचा पचम 25, फिर 5 एकम 5, 2 बचा 25, 26 हो गया, पचम 25, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिहाई 15। ये देखो, ये गलतियां जो है बहुत ज़्यादा होती हैं दोस्तों, सॉरी इसके लिए। अब ये देखो 153 हो गया, ठीक है। तो 3 से चला जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और अब ये जाएगा 17 से। तो इसका जो गुणनखंड रूप हो जाएगा दोस्तों 3 8 2 5 का, ये हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 17। ये जो है आपका आंसर। आपको कुछ नहीं, ये सिर्फ गुणनखंड रूप में लिखना था। तो यहाँ पर से थोड़ी सी कहीं ना कहीं गुणा में गलती हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7, है ना। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में HCF दिया है। प्रश्न नंबर 7 में HCF आपको दिया है, कितना दिया है 9, और पहली संख्या दी है आपको, पहली संख्या दी है 306, और दूसरी संख्या आपको दी है 657। कितनी दी है? 657। तो आपको LCM निकालना है। तो सूत्र होता है इसका HCF गुणित LCM बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ठीक है। तो HCF तो आपको दिया है, कितना दिया है 9, LCM आपको निकालना है। पहली संख्या भी दी है आपको कितनी 306, और दूसरी संख्या दी है 657। LCM निकालना है, ये गुणा में 9 है तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 306 गुणित 657 बट्टे 9। अब इसको काटो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 309, 3 दूनी 6, और 3 तिरका 9। ये फिर से कट जाएगा, 3 एकम 3 तिरका 9 और 3 चौके 12। तो आपके पास आ गया ये 657 गुणित 34। तो इसको गुणा करते हैं हम, क्योंकि जो गुणा करने पर आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। तो 7 चौके 28 की 8, हाथ के लाई 2, 5 चौके 20, 20 और 2 22, 4 छिंग 24 और 2 26। 3 से करते हैं, 7 तिहाई 21 की 1, हाथ के लाई 2, 3 5 15 और 2 17, 3 छिंग 18 और 1 19। तो ये हो गया 8, 2 और 1 3, 7 6 13, 7 6 13, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2। तो ये आ गया आपका कितना 22,338। देखिएगा ये आपका LCM।
प्रश्न दूसरे का अथवा है मित्रों, क्या कह रहा है, 6, 72, 120 का HCF और LCM जो है ज्ञात कीजिए। किससे? गुणनखंड विधि से निकालना है। गुणनखंड जो अपन ने इसके पहले वाले प्रश्न में काम किया था। तो सेपरेट निकाल लो। 6 का निकाल लें पहले हम, तो 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुणित 3। ठीक, इसी तरीके से हम 72 का निकाल लें, तो 72 का भी देखते हैं। 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छींक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो 72 के गुणनखंड हो गए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2। ठीक, अब क्या बचा है? 120। तो 120 का निकाल लेते हैं, तो 120 का निकाल लेते हैं। तो 2 से जाएगा, 2 छींक 12, 2 शून्यम 0, फिर 2 तिहाई 6, 2 शून्यम 0, फिर 2 एकम 2, 2 शून्यम 2 पंचे 10। अब 3 से जाएगा, 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। तो 120 के जो गुणनखंड हो गए वो हो गए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5। तो अब हमें निकालना है LCM और HCM। तो देखो दोस्तों, HCF जो होता है वो कॉमन लेकर करते हैं, मतलब जो तीनों में होगा। तो देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, एक 3 यहाँ पर भी है और एक 3 यहाँ पर भी है, और ऐसी कोई संख्या है जो तीनों में है वो नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 3 बराबर 6। तो ये HCF आ गया। लेकिन LCM में थोड़ी सी गलती करते हैं लड़के। क्या करना है आपको? हाईएस्ट पावर देखनी है। तो देखो 2 की घात कितनी है? 3, सबसे बड़ी 2 की घात 3 गुणे, फिर उसके बाद देखो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 की घात 2 है। कितनी है? 3 की घात 2 यहीं मिल जाएगी। 3 की घात 2 सबसे बड़ी घात को बस लेना है, 3 की घात 2, और फिर सिंगल बार 5 है। ये देखो ये 5 है और कहीं है? नहीं है। तो ये हो जाएगा गुणित 5। तो 2 की घात 3 मतलब 2 का घन कितना हो गया? 8, 3 का वर्ग 9 और ये हो गया 5। 8 पंचे 40 गुणित 9, तो ये हो गया 4 नाम 36 और ये 360। तो ये इसका LCM आ गया आपका 360। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपको इसके शून्यक और उनके बीच में संबंध निकालना है। ठीक है, आपको एक बहुपद दिया है। तो बहुपद है, माना बहुपद को नाम दे दो, है ना। बहुपद PX है, कितना है? x² माइनस 3। तो इसके शून्यक निकालने के लिए देखो सबसे पहले तो ये हो जाएगा PX बराबर x² माइनस करनी 3 का स्क्वायर। इसको एक सूत्र के रूप में बना लें। सूत्र क्या होता है? देखो सूत्र होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने इस तरीके से इसको बना लिया क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। तो 3 को हमने करनी 3 का स्क्वायर कर दिया। जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो 3 बस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका PX बराबर x प्लस करनी 3 और x माइनस करनी 3। अब हमें चाहिए क्या है? हमें शून्यक चाहिए। तो शून्यक के लिए जो PX होता है वो 0 हो जाता है। तो PX की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस करनी 3 x माइनस करनी 3 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर में 0 लिखेंगे तो x प्लस करनी 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस करनी 3। एक बार x माइनस करनी 3 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर से करनी 3। तो 2 शून्यक अपने ये आ गए। तो माना, इसको नाम भी दे दें, माना अल्फा बराबर माइनस करनी 3 और बीटा बराबर से प्लस करनी 3। अब हमें इनके बीच में संबंध भी निकालना है दोस्तों, है ना। तो संबंध देखो, अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 शून्यकों का योगफल। दोनों की वैल्यू जोड़ दो तो कितनी हो गई? माइनस करनी 3 प्लस करनी 3 बराबर 0, तथा अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुणा कर दो तो माइनस करनी 3 और प्लस करनी 3। तो प्लस माइनस का माइनस, करनी 3 और करनी 3 केवल 3। अब कह रहा है कि उसको सिद्ध भी करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बहुपद था। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, सूत्र से यदि हम बात करें तो माइनस बी अपॉन ए। ठीक, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि x का गुणांक जो होता है वो b होता है। तो ये हो गया 0 और a की वैल्यू 1, तो 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये देखो 0 आया था। ठीक, फिर से सिद्ध करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी है? -3, तो -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू -3। देखो यहाँ पर भी -3 और यहाँ पर भी -3, तो हमारा जो आंसर है वो सिद्ध हो गया।
देखो प्रश्न नंबर 8 का अथवा है 6x² - 3 - 7x एक आपको बहुपद दिया है, आपको इसके शून्यक निकालने हैं और इसके बीच में संबंध जो है निकालने हैं और उसको सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो बहुपद है ये व्यवस्थित नहीं लिखा हुआ, क्योंकि x² की घात के बाद x वाला पद आएगा, तो हम इसको पहले व्यवस्थित करते हैं। तो इसको नाम दे दिया px योग है 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब इसको हम करना है व्यवस्थित। तो हमें काम क्या करना रहता है दोस्तों, x² के गुणांक का अचर राशि के साथ अचर संख्या के साथ गुणा करते हैं। 6 × 18 है ना, माने में करना है 6 × 18। ऐसी दो संख्याएं अब आपको निकालनी है जिनका गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने पर बीच वाली संख्या। तो 9 दूनी 18, तो हो गया माइनस का 9x और प्लस का 2x। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 9 दूनी 18। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों संख्या से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका 3x, तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा माइनस का 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हो गया 2x - 3। अब पूरे पद से फिर से यहाँ से 1 कॉमन लिया था तो ये कॉमन आ गया फिर से 2x - 3, यहाँ भी था और यहाँ भी, तो अंदर बचा 3x धन 1, ये px ही चल रहा है। ठीक, अब शून्य के लिए हम क्या करते हैं, उसके बराबर में शून्य लिखते हैं। तो ये हो जाएगा px बराबर 0 अर्थात 2x - 3 एंड 3x + 1 बराबर 0। तो एक बार 2x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ठीक है, ये माइनस का इस तरफ गया तो प्लस और ये इंटू का इस तरफ गया तो डिवाइड में। इसी तरीके से 3x धन 1 बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। ठीक है, तो दो वैल्यू आ गई, ये दोनों हमारे शून्यक हो गए। तो एक को नाम दे दिया अल्फा, अल्फा का मान आ गया 3/2 और एक को नाम दे दिया बीटा, तो एक का नाम आ गया -1/3। अब हमें निकालना है इनका सम। तो सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब से इन दोनों का योग, तो 3/2 माइनस 1/3। देखो दोस्तों यहाँ पर प्लस है, जब हम जोड़ते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो एलसीएम हो गया आपका 6, तो ये हो गया 9 माइनस 2। तो अल्फा प्लस बीटा, 9 में से 2 गया तो 7, 7/6। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का गुणा, तो 3/2 गुणित 1/3। 3 से 3 कट गया तो केवल बचा -1/2। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका -1/2। अब ये तो आ गए शून्यकों का योगफल और गुणनफल। अब आपको इसको क्या है, सिद्ध भी करना है। तो देखो हमारा समीकरण था 6x² - 7x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पर a हो जाएगा 6, b हो जाएगा -7 और c हो जाएगा -3। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b की वैल्यू रख दो, -7/6, तो 7/6 माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो यहाँ पर भी 7/6, यहाँ भी 7/6। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a। तो c की वैल्यू कितनी लिखी है, -3/6, तो 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 1, तो -1/2। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। शून्यकों को हमने निकाला, उनका योग और गुणा किया तो वही नंबर आए जो कि सूत्र में रखने पर आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है सही है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया है ना, तो यहाँ पर लिख लें शॉर्ट में, दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल 1 और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल भी 1 दिया है। तो द्विघातीय बहुपद जो है आपको निकालना है। तो द्विघातीय बहुपद निकालने का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस सूत्र में आप शून्यकों का योगफल और गुणनफल का मान रख देंगे तो आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो मान रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रखना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ भी 1 रखना है। तो ये हो गया x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। 1 के साथ x का गुणा करोगे x ही आएगा, तो ये हमारा आंसर। अब इसी का अथवा है दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है करनी 2 और अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है 1/3। सूत्र भी हमने बताया था द्विघातीय समीकरण ही बनाना है आपको,
तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे करनी 2x बट्टे 1/3। अब देखो ये तो हमारा द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघाती समीकरण में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो मानक समीकरण होता है, वो क्या होता है देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये होता है। ये 0 नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको परिमेय संख्या नहीं दिख रही है, तो इसको हमें क्या है सिंपल बनाना है। तो एलसीएम आ गया 3। जैसे हम परिमेय संख्या का जोड़ना घटाना करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, तो ये तो हो गया आपका 3x², ये हो गया 3 करनी 2x और ये हो गया 1। ठीक, अब देखो बहुपद में हम शून्य लेकर नहीं चलते हैं, यदि नहीं भी लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई समस्या वाला काम नहीं है। तो अब इसको हम ऐसा अलग करके लिख सकते हैं 1/3, 3 क्योंकि क्या है बट्टे में है, इन सब के बट्टे में है, तो हमारा बहुपद हो गया 3x² माइनस 3 करनी 2x प्लस 1। ये आपका आंसर, यही आपको जो है बहुपद में लाना था। देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, आपको दो समीकरण दिए हैं, 2x धन 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो आपको क्या करना है, m का मान निकालना है। तीसरा समीकरण है y बराबर mx प्लस 3। तो देखो दिए गए समीकरण ये हैं, तो इसको नाम दे दिया समीकरण 1 और इसको पूरे समीकरण को 2 से भाग दे दिया, तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 12, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में अब ये जो है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। तो समीकरण नंबर 2 से हम x का मान निकालते हैं y के पद में, ठीक है। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या करेंगे, x यहीं रहेगा और ये माइनस का 2y इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2y माइनस का 12, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, समीकरण नंबर 2 से जो है हमने क्या किया है, समीकरण 2 से x का मान निकाल लिया y के पदों में, तो माइनस का 2y इस तरफ गए तो प्लस का 2y हो गया। अब इस मान को समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो रखते हैं, तो 2x की जगह कितना रखना है, 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। ये जहाँ जहाँ x है तो हमने रख दिया, x की जगह 2y माइनस 12 गुणा कर दो, 2 दूनी 4y माइनस प्लस माइनस का माइनस, 12 दूनी 24 प्लस 3y बराबर 11। तो 4y और 3y कितने y हो गए, 7y, 11, ये माइनस का 24 इस तरफ गए तो प्लस का 24, इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया 35, 24 और 11 35। तो y बराबर हो गया आपका 35/7, 7 से कट गया 7 पना 35, तो y का मान आ गया 5। y का मान कितना आ गया 5। इस y के मान को समीकरण 3 में हम रख देते हैं, ठीक है, समीकरण 3 में। तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या था, x बराबर 2y माइनस 12, तो x बराबर 2 गुणित 5 माइनस 12, तो x बराबर 5 दूनी 10 माइनस 12, तो x बराबर माइनस का 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, वैसे शुरू से लेकर लास्ट तक में कोई भी समस्या नहीं है। जहाँ पर भी आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे x और y की वैल्यू आ गई, अब हमें m का मान निकालना है। m का मान कैसा निकलेगा, एक और समीकरण आपको प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ पर लिख दो y बराबर mx प्लस 3। अब x और y दोनों के मान आप यहाँ रख दो, तो y का मान है 5, mx का मान है -2 प्लस का 3, गुणा करेंगे तो 5, ये प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 माइनस का 2m। भाई m के साथ -2 का गुणा करोगे तो -2m, और 5 में से 3 गए तो 2 -2m। हमें m चाहिए है तो m बस यहीं रहेगा, और m के साथ जो -2 दिख रहा है गुणा में वो भाग में आ जाएगा, तो 2/-2, 2 से 2 कट गया तो m बराबर बचा -1। यही आपको चाहिए था, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का, अथवा देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दो संख्याओं का अंतर 26, मतलब एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी होगी, तब तो उनका अंतर या घटाने पर जो आएगा वो 26 आएगा। तो दोनों संख्याएं आपको निकालनी है। तो दोस्तों हम आपको एक बात बता दें कि जो भी प्रश्न बोलता है निकालने के लिए उसको आप मान लें। उसने बोला दो संख्याएं निकालिए, 3 संख्याएं निकालिए, तो तीनों को मान लो, XYZ मान लो, XYZ PQRS, जो भी आपको मानना हो आप मान लीजिए। तो उसने दो संख्या बोली है तो हम दोनों संख्या मान लेते हैं, ठीक है। माना बड़ी संख्या,
ये लिखने में हमें सहूलियत होगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या को x मान लिया और छोटी संख्या को अपन ने y मान लिया। ठीक, अब प्रथम शर्त अनुसार, दो शर्त हैं दोस्तों, दोनों शर्तों के अनुसार आपको चलना है, तभी आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। कह रहा है दो शर्तों के अनुसार, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26, मतलब यदि एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाओगे तो 26 आएगा, तो घटाएंगे किससे, बड़ी संख्या से, तो x माइनस वाई बराबर 26, ये हो गया समीकरण 1। फिर द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार कह रहा है, अच्छे से ध्यान देखिए, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब बड़ी वाली जो संख्या है वो छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो बड़ी वाली संख्या होगी जो होगी भाई, जो बड़ी संख्या होगी वो छोटे में 3 का गुणा करने पर मिलेगी, ये प्रश्न कह रहा है। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 2। अब समीकरण नंबर 2 से देखो x का मान कितना लिखा है, 3 बाई, इसको रख दो समीकरण 1 में, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये सब अपने शब्दों में लिखना है दोस्तों, 1 में रखने पर, तो x में 3y रखेंगे तो 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से y गया तो कितना, 2y बराबर 26। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर 26/2, काट दो 13, तो y बराबर कितना आ गया 13। अब इस y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, तो y का मान y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणित 13, तो x बराबर 13 तिया 39, तो 2 नंबर आ गए। अब देखो x भी आ गया y भी आ गया, तो आपका आंसर हो गया पहली संख्या आपने मान ली 13 और दूसरी संख्या आपने मान ली 39, तो ये आपका आंसर। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, कह रहा है 2x² धन kx धन 3 बराबर 0 में k का मान जो है आपको निकालना है जब दो मूल बराबर हों। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना, तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे जैसे ही, तो a का मान हो जाएगा आपका 2, भाई x² का गुणांक a होता है, b का मान हो गया k और c का मान हो गया 3। इससे जब आप तुलना करोगे तो देखो x² के साथ a है, तो यहाँ भी x² के साथ a है, x के साथ b है तो x के साथ b मतलब k, और जिसके साथ कुछ नहीं है वो अचर पद c बराबर 3। ठीक है, तो कह रहे मूल बराबर हो, तो दो मूल बराबर होंगे, कब होते हैं दो मूल बराबर, दो मूल बराबर होंगे यदि d बराबर 0 हो। d होता है विविक्तिकर, विविक्तिकर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। मान रख दो b² मतलब किसका स्क्वायर, k का स्क्वायर, 4 गुणित 2 गुणित 3, हमने कुछ नहीं किया भैया, इस पूरे समीकरण में abc का मान रख दिया, तो ये हो गया k², 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 बराबर 0, तो k² बराबर ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का 24, तो k² बराबर करनी 24। अभी हम बहुत सारे प्रश्नों में पढ़ चुके हैं, कभी भी यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने जाके करनी लग जाती है। अब इसको बाहर निकालो, निकल सके तो, है ना, 4 चौको 16 तो होगा नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हाँ, तो देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 2 का पेयर बना वो बाहर जाएगा, तो k बराबर 2 करनी 6। भाई जब पेयर बनता है 2 का तो वो करनी के बाहर आ जाता है, तो 3 दूनी 6 अंदर बचा, ये आपका आंसर, तो k का मान आ गया 2 करनी 6। अगला प्रश्न है इसी का अथवा। दोस्तों इसका अथवा है, एक बहुपद है x प्लस 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तो अपने मानक रूप में नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको मानक रूप में लाएंगे। मानक रूप क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मानक रूप होता है ना, ये हमारा मानक रूप होता है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया x, क्या लिया x, तो ये हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो तिर्यक गुणा कर दो दोस्तों, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 3x, कितना हो गया 3x, भाई x² प्लस 1 बराबर 3x, 3 के साथ x का तिर्यक गुणा, तो पूरा जमा लो, x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो हमारे मानक रूप से तुलना कर गया, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस हो गया, पहला पद x², दूसरा पद x और तीसरा पद अचर राशि।
तो जब आप तुलना करोगे मानक समीकरण से तो a बराबर हो जाएगा 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता है, किसी संख्या का गुणा नहीं है तो वहाँ 1 होता है, ठीक। तथा b हो जाएगा -3 और c हो गया 1। सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो माइनस और b का मान -3 प्लस माइनस करनी -3 का स्क्वायर -4 गुणित 1 गुणित 1, ठीक है। अब देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कितना है ये मान भी 1 है और ये मान भी कितना 4ac 4ac बट्टे 2 गुणित 1, ठीक। तो देखो x बराबर माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस करनी, देखो माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 माइनस 4 क्योंकि 4 एकम 4 बट्टा 2। तो x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया तो हो गया 5 बट्टे 2। एक बार प्लस को ले लो तो प्लस चिन्ह लेने पर, क्योंकि 2 चिन्ह है, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लोगे तो हो जाएगा x बराबर 3 धन करनी 5 बट्टे 2 और माइनस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस करनी 5 बट्टे 2। देखो ये प्लस और माइनस है, एक बार हमने प्लस बस लिखा, एक बार माइनस बस लिखा, तो ये आपके आंसर कौन कौन से, एक ये है और एक ये है, ये दोनों आपके आंसर। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, एक एपी है, 21, 18 और 15 का कौन सा पद 81 है। तो सबसे पहले तो दिया है ना, एपी से निकाल लो। प्रथम पद a बराबर 21 सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, मतलब अगले पद से पिछले पद को घटाना है। तो 18 माइनस 21 तो d कितना जाएगा, 18 में से 21 जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है। और n दिया है माइनस का 81। ये कह रहा है कि माइनस 81 कौन सा पद होगा, मतलब एक पद की वैल्यू तो दी है ना, एक पद की वैल्यू जो है आपको दी है, तो उसको हमने मान एन लब, यहाँ चाहो तो और लिख लो, माना एनवा पद माइनस 81 है या होगा। तो ये एन दिया है, सूत्र होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन तो आपको दिया है माइनस का 81, ए की वैल्यू भी आपको दी है 21, एन मालूम नहीं है निकालना है, डी की वैल्यू आपको दी है माइनस का 3। ये प्लस का इस तरफ आएगा 21, तो ये हो जाएगा माइनस का 21 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस 3। ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 1 और 1 2, 8 और 2 10, माइनस 102 n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। देखो n माइनस 1 के साथ माइनस 3 जो है इंटू में है तो ये भाग में आ जाएगा, तो माइनस 102 बट्टे माइनस का 3 बराबर n माइनस 1। 3 से कट गया, 3 तिरका 9 और 3 चौके 12, तो ये आ गया 34 बराबर n माइनस 1। ये माइनस 1 भी पक्षांतर हो गया, तो ये हो गया 34 धन 1 बराबर n, तो n बराबर आ गया 35। तो आपका आंसर आ गया 35, मतलब 35वां जो पद होगा वो कितना होगा 35। इसी का अथवा है 12वें का अथवा है, कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, देखो 10 के बाद और 250 के पहले, 4 के बाद, देखो 4 के गुणज मतलब जो 4 की दुनिया में आते हैं, जो 4 की टेबल में आते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, लेकिन लिखना कहाँ से है 10 के बाद। तो 10 के बाद प्रथम संख्या 12, 4 ती 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, है ना, इस तरीके से जाती जाएगी, लेकिन आगे कहाँ तक जाएगी नहीं मालूम, लास्ट में देखते हैं आप कहाँ तक ले जाना है 250 तक। तो 250 के पहले आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या है 248। देखो 4 6 24, 4 दूनी 8, तो ये हो गई आपकी एपी। क्या हो गई एपी। तो इस एपी में देखो ए प्रथम पद दिया है 12 और डी दिया है 4, तो आपको मालूम है कि 4 की दुनिया पढ़ रहे हैं तो 4 4 का अंतर होगा, फिर भी चेक कर लो। 16 माइनस 12 बराबर 4, 20 में से 16 गए तो 4, और लास्ट पद कितना दिया है दोस्तों 248। तो सूत्र होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है 248, ए का मान दिया है 12, n तो मालूम है नहीं है, डी मालूम है कितना है 4। ये प्लस का इस तरफ आया तो कितना हो गया माइनस का 12, n माइनस 1 इंटू 4।
8 में से 2 गए तो 6, ये हो गया 3, 236, और ये गुणा का 4 भी नीचे आ जाएगा तो भाग का 4 हो जाएगा। काट दो, कितना हो गया, 4 पंचे 20 है ना, 3 बचा 36, 4 नाम 36, पूरा पूरा कट गया, तो ये हो गया 59 बराबर n-1। ये -1 ही पक्षांतर होकर लेफ्ट हैंड में आ जाएगा, तो 59 + 1 बराबर n, तो n बराबर आ गया 60। भाई 59 और 60 मतलब हमारा आंसर 60, मतलब 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, ये 4 के गुणज हैं। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, है बहुत आसान। त्रिभुज PQR की भुजाओं, तो सबसे पहले तो त्रिभुज बोल रहा है वो, तो त्रिभुज बना लें काय के लिए, ठीक, कोई जरूरी नहीं संपूर्ण त्रिभुज हो, ऐसा भी है त्रिभुज अपने मान लो, ठीक है। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर बिंदु S और T है, ठीक है, तो ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया P, ठीक है। तो त्रिभुज हो गया PQR, त्रिभुज PQR, PQR में PQR त्रिभुज भुजाओं PQR की भुजाओं PR की भुजाओं PR, मतलब ये है PR, और QR पर, ये है QR पर बिंदु S है, मतलब से इस PR पर बिंदु S है और QR पर बिंदु T है। तो इस प्रकार स्थित है कि कोण P, मतलब यदि आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ, ठीक है, तो कोण P, ये जो T है, ठीक, तो कोण P का मान, मतलब इस वाले का मान कोण T के मान के बराबर है। ये जो मान है, ये जो दोनों ये दिया है कि बराबर है, तो दर्शाइए कि ये समरूप होंगे। तो देखते हैं दोस्तों हम, तो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में दो त्रिभुज बनते हैं। PQR में देखो, PQR में PR का मध्य बिंदु, PR का मध्य बिंदु क्या है S, PR का मध्य बिंदु S, और QR का मध्य बिंदु, QR का मध्य बिंदु है T। तो त्रिभुज, दो त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS। देखो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, RPQ कहाँ दिख रहा है, RPQ मतलब बड़ा वाला त्रिभुज, RPQ बड़ा वाला त्रिभुज, और RTS समरूप सिद्ध करना है। और सर्वांगी समता में क्या होता है दोस्तों, सर्वांगी समता में हमें 3 प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है, समरूप में हम सिर्फ 2 प्रॉपर्टी यदि प्रूव कर देते हो हम कह सकते हैं कि वो समरूप है, मतलब एक ही आकार के हैं, एक ही आकृति के हैं, माप बराबर नहीं होगा। तो देखते हैं कि मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज QPR बराबर त्रिभुज STR, है ना। देखो ये वाला जो त्रिभुज है कौन सा, QPR, ये वाला जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के बराबर है, क्यों है, दिया है, ये तो प्रश्न में ही दिया है ना कि ये जो वाला त्रिभुज है RTS के बराबर है। RTS पढ़ो या STR, ये चाहो तो RTS ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, RTS की दिया है। अब एक चीज और क्या देखना है कि त्रिभुज PRQ, त्रिभुज PRQ मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण छोटे वाले त्रिभुज के SRT या TRS के बराबर है, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है, दोनों में है वो कोण। भाई देखो ये कोण बराबर है, क्यों, क्योंकि प्रश्न में दिया था, लेकिन ये कोण बराबर है दोनों में, क्योंकि ये बड़े वाले में भी आ रहा है और छोटे वाले में भी आ रहा है। अतः त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, किससे, A प्रगुण से। A प्रगुण मतलब समझ रहे हो, कोण से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सिद्ध हो गई, यही आपको सिद्ध करना था। अगला देखते हैं इसी का अथवा। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 का अथवा। प्रश्न देख अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो, तो सबसे पहले तो हमें त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो BC के समांतर यदि कोई रेखा हमने इस तरीके से खींची, ठीक है, जो कि AB पर, देखो AB पर कौन सा बिंदु है D और AC पर कौन सा बिंदु है E, ये प्रश्न में दिया है।
करे तथा BC के समांतर हो। समांतर का मतलब होता है कि जैसी ये खींची है वैसे खींचना है। यदि इस BC को और DE को अनंत तक भी यदि आप कितना भी खींचे तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। तो ये आपको जो है सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखते हैं त्रिभुज ABC में जो DE रेखा है वो समांतर है किसके, BC के। ये समांतर का चिन्ह है दोस्तों, तो समांतर है, ठीक है। अब थेल्स प्रमेय से या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, जब ये समांतर है तो ये वाले जो मान होंगे भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये वाला अनुपात और इस अनुपात के। अब देखो थेल्स प्रमेय क्या है। थेल्स प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3, तो A, B और C है। तो यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, दो भुजाओं को, जैसे कि AB और AC को प्रतिच्छेद कर रही है ये रेखा, ठीक है, E और F बिंदु पर, कहाँ कर रही है, D और E पर। तो यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जो तीसरी भुजा के समांतर हो, मतलब से दो भुजा तो प्रतिच्छेद होंगी ही होंगी और तीसरी भुजा के समांतर हो ये रेखा, तो इनके भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो समानुपात अनुपात बराबर होता है, तो AE बट्टे EB, मतलब से ये वाला भुजा का अनुपात और ये वाली भुजा का अनुपात, मतलब समान अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न का यही है, प्रमेय का कहना कि वो हमेशा समान अनुपात में विभाजित करता है। तो वही हमने लगाया कि AD बट्टे DB और AE बट्टे EC। क्लियर है, यहां से कोई समस्या तो नहीं दोस्तों आपको। आगे देखते हैं अपन इसके। अब देखिएगा यहां पर से क्या करेंगे, हमें नीचे क्या चाहिए है, यहां पर से देखो, यहां नीचे हमें क्या चाहिए, AB, नीचे क्या चाहिए हमें, AB। तो एक काम करो, हम इसको क्या करें, पलटा दें। तो हम इसको पलटा देते हैं। देखो पलटाने की, जब हम कोई भी काम यदि दोनों पक्षों में करते हैं तो उससे कोई अंतर नहीं आता। तो इसको हम लिख सकते हैं DB बट्टे AD बराबर EC बट्टे AE। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो ये हो जाएगा DB बट्टे AD +1 बराबर EC बट्टे AE +1। यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों पर एक जोड़ने पर। जोड़ते हैं तो LCM आ गया आपका AD, LCM कितना आएगा, AD, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो गया आपका DB + AD बराबर, इसी तरीके से ये हो जाएगा EC, LCM आ गया आपका AE + AE। अब देखो DB + AD, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, DB + AD मतलब इस भुजा को DB + AD, तो दोनों जोड़ के क्या बनाएंगे, AB, तो ऊपर हम AB लिख सकते हैं। भाई इस भुजा को, आधी भुजा को और इस आधी भुजा को जोड़ोगे तो पूरी भुजा AB बन जाएगी। तो AB बट्टे AD बराबर, इसी तरीके से EC और AE को मिलाओगे, मतलब EC और AE को मिलाओगे तो पूरी भुजा क्या हो जाएगी, AC बट्टे AE। हमें सिद्ध क्या करना है, AB नीचे चाहिए और AC। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, इनको पलटाया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी पलटा देंगे। तो ये हो जाएगा AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC। तो ये हम कह सकते हैं सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सिद्ध कीजिए या निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी का मतलब क्या होता है, देखिए संरेखी अच्छे समझिए। संरेखी में बहुत सारे प्रश्नों में आता है, संरेखी का मतलब होता है वो सभी बिंदु एक ही लाइन में है। जैसे कि यदि कोई लाइन है तो ये तीनों बिंदु कहीं ना कहीं आपस में होंगे, एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो माना दिए गए बिंदु, इनको नाम तो दिया नहीं है तो नाम दे दें। तो माना दिए गए बिंदु हैं, पहले को मान लिया A 1 5, दूसरे को मान लिया B 2 3 और तीसरे को मान लिया C -2 -11। तो हम निकालते हैं AB, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के। तो यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना दोस्तों कि x2 - x1 y2 - y1 या z2 - z1। आपको क्या करना है, देखो AB लिखा है मतलब B वाले से A को घटा देना है। पहला बिंदु हमेशा x होता है, दूसरा y होता है सभी के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखो इस 2 से 1 को घटा देंगे तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो 2 में से 1 गए तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गए तो -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया करनी का 5। मतलब AB का मान जो हो गया वो हो गया करनी का 5। पहला
इसी तरीके ए भी निकाला, अब बी से निकालेंगे, चक्रीय क्रम में निकालना है, आगे बढ़ते जाना है। अब बी सी का मतलब क्या है, सी वाले बिंदुओं से बी को घटाना है, सी वाले से बी को घटाना है। तो घटाते हैं दोस्तों, -2 का स्क्वायर, देखो -2 से -2 गया। इसी तरीके से -11 -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ गया तो ये हो गया -4 का स्क्वायर, माइनस माइनस फिर जुड़ गया तो ये हो गया -14 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर हो गया 196। तो जोड़ दो दोस्तों, 9 और 6 15 की 5, 9 और 1 10 और 1 11, है ना। 9 6 15, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, 215। तो ये BC जो है आपका आ गया 215, करनी 215। अब हम क्या निकालेंगे, ये तो हमारा हो गया AB BC और ये C। कभी होता क्या है, हम साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, A B और C, तो AB BC और CA। हम निकालेंगे CA। अब यहाँ पर भी समझ ले ली, लड़के डिस्टर्ब होते हैं। CA मतलब A वाले से C को घटाना है, इस A वाले बिंदुओं से C वाले बिंदुओं को घटाना है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर। अब कहोगे सर हमेशा घटाते हैं तो आपने प्लस क्यों कर दिया। देखो दोस्तों, हम घटाने का काम हर जगह कर रहे हैं, तो एक में से -2 घटा रहे हैं। देखो एक में से -2 घटा रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 2 हमने लिख दिया। मतलब यदि दूसरी वैल्यू यदि माइनस में है तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, प्लस। तो किससे घटाना है, A से C को, है ना। तो 5 + 11, ये भी कितना हो गया, 5 + 11 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये 11 और 5 हो गया 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256। जोड़ दो इनको 256 को, तो ये हो गया 265, 265। 16 का 256, तो 9 6 15, 5 और 1 6, 256। तो CA। अब देखिए, दो छोटी वैल्यू को जोड़ने पर, यदि दो छोटी वैल्यू को जोड़ने पर या दो समान दूरियों को जोड़ने पर, दो छोटी दूरियों को जोड़ने पर बड़ी दूरी के बराबर आए, तो देखो हम जोड़ते हैं, ठीक है। किस किसको जोड़ते हैं, पहली वाली को जोड़ते हैं, करनी 5 + करनी 215। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, करनी 265 के बराबर आनी चाहिए। तो नहीं आ रहा है, क्यों, 215 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 220 बराबर से करनी 265। तो ये इसके बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, देखो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं गलती होती है तो 220 बराबर नहीं आता, हम कह सकते हैं कि अब देखो बराबर कैसा होता है। मान लो ये A है, ये B है और ये C है। यदि AB और BC को जोड़ने पर BC के मान के बराबर हो जाए, यही है ना कहने का मतलब, कि यदि दो छोटे छोटे मानों को जोड़े तो वो बड़े मान के बराबर हो जाए। बिंदु अभी आप ध्यान नहीं रखिएगा, ABC आगे 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 पीछे हो सकते हैं। तो दो छोटे मानों को जोड़ने पर बड़े मान के बराबर अगर हो जाता है तो हम संरेखी कहते हैं। अतः है संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का अथवा है, कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लो, माना x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु P है। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x0। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। कैसे होता है, देखिए जब हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी तो ये हमारा x अक्ष और ये हमारा y अक्ष। भाई x अक्ष जो होता है उसमें x के मान होंगे, y के मान आपको नहीं मिलेंगे। y के मान कहाँ मिलेंगे, सिर्फ y अक्ष पर। अतः हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। अतः x अक्ष पर बिंदु हो गया P जिसके निर्देशांक हो गए x0 तथा माना दिए गए बिंदु, क्योंकि नाम तो दिया नहीं इसमें तो नाम ले लो। ये हो गया 2 - 5, ये पहला, और दूसरा हो गया B -2 और 9। ये हैं आपके क्वेश्चन, मतलब से जो बिंदु नहीं दिए थे उनके बिंदु के नाम हमने जो है दे दिए। अब क्या कह रहा है प्रश्न अनुसार, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस P से, देखो यहाँ पर से इस P से इस एक्सेस वाले बिंदु से A की दूरी और B की दूरी कैसी है, बराबर है। मतलब यहाँ पर A स्थित है, यहाँ पर B स्थित है। आप P से A की ओर जाएंगे और P से B की ओर, तो दोनों की जो दूरी होगी, दोनों को तय करने का जो रास्ता होगा वो बराबर होगा। तो हम कैसे लिखेंगे इस प्रश्न अनुसार, PA बराबर PB, PA बराबर PB। तो P क्या है, x -2 का स्क्वायर प्लस, ये तो 0 है तो फिर भी लिख दो 0 + 5। प्लस क्यों हो गया, जबकि हम माइनस करते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, करनी
फिर हम क्या लिखेंगे, x माइनस माइनस प्लस। दोस्तों यहाँ पर गलती करते हैं आप, क्या करते हैं, चीज ध्यान दो, x माइनस ये वाली वैल्यू है ना, p से निकाल रहे हैं, यहाँ भी p यहाँ से p, मतलब पी ए और पी बी, तो x माइनस 2 करते, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ठीक, और 0 माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग गया, ये सूत्र तो आप पढ़ाई होगी, यहाँ पर हम बता दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यदि ये प्लस में होता तो पूरी की पूरी संख्या जो होती वो पूरे पद प्लस में हो जाते, ठीक। तो यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x, 2ab मतलब 2x, और एक ये सूत्र वाला 2, तो 2 दूनी 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर प्लस वाला लगेगा सेम टू सेम, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस का 81, 9 का वर्ग 81। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 25 और 4 29, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, 81 और 4 85। क्लियर। अब हमें दोस्तों जब हमें हल चाहिए है तो हम क्या करेंगे, करनी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चाहो तो आप शब्दों में लिख भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो ये हट जाएंगे, फिर भी हम लिखे ले रहे हैं वर्ग, करनी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 का वर्ग बराबर करनी एक्स स्क्वायर धन 4x धन 85 का वर्ग। जैसे हम वर्ग करते हैं दोस्तों तो ये जो करनी होती है वो गायब हो जाती है, हट जाती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर धन 4x धन 85, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, समान संख्या देखकर काट देते हैं, यहाँ पर 4x है, यहाँ 4x था, वो भी काट दिया। आपको चिन्ह भी देखना है, ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब ये पक्षांतर होकर यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो घट जाएगा, इस कारण से हमने उसको पहले काट दिया। तो देखो माइनस का 4x और ये इस तरफ आया प्लस वाला, तो माइनस का 4x। अब ये हो गया 85 माइनस 29, 85 माइनस 29, ये प्लस का इस तरफ से गया, तो एक्स एक्स वाले को एक तरफ लिख लिया, बिना एक्स वाले को एक साइड, तो ये हो गया आपका माइनस का 8x। अब ये कितना बचा, 5 की 15, 15 में से 9 का बचा 6 और 8 में से 3 गए तो 5, 56, तो x बराबर हो गया 56 बटे, ये इंटू में था तो डिवाइड में चला गया, 8 ही 7 56, तो ये हो गया माइनस का 7। तो आपका जो बिंदु हो गया -7 ये आपका आंसर, क्योंकि p को हमने क्या माना था x0 और x का मान आ गया -7, तो ये हो गया -7 तो ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 14। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 15। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 और उसका अथवा। प्रश्न नंबर 15 करते हैं, देखो प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर से सॉल्यूशन, ठीक है, हल। प्रश्न 15 कह रहा है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 टू cos 60 का मान निकालिए। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। तो टेबल से देखकर से, जो त्रिकोणमिति टेबल है आपको उससे देखकर से यहाँ मान रख देने हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये होता है √3/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 और ये होता है 1/2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो गया 4 और √3 हो गया ओनली 3, ठीक है। ये भी 2 2 4 मतलब 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। परमीय संख्या का जोड़ना, एलसीएम आया 4, ये हो गया 3 3 धन 1 बराबर 4/4 बराबर 1। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर, ठीक। इसी के बाद अथवा है इसका दोस्तों, अथवा है ना, अथवा है इसका। क्या कह रहा है, यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो ये दिखाना है कि साइन b + c/2 बराबर cos a/2 होता है। तो चूंकि त्रिभुज एबीसी में ए बी सी अंतः कोण है, ये आपको दिया है कि त्रिभुज एबीसी में ये जो एबीसी है वो अंतः कोण है। अतः हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, a + b + c/180। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए है, ये b + c एक अलग चाहिए, तो a को छोड़कर से, मतलब b + c को छोड़कर से a को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो 180 - a
अब हमें यहाँ पर देखो बट्टे में 2 भी चाहिए, जो जो यहाँ चाहिए है वो हम यहाँ पर से क्रिएट करेंगे। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 बट्टे 2 माइनस a बट्टे 2, ये कट गया तो ये हो गया 90। तो ये हो गया b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 90 माइनस a बट्टे 2, ये आ गया। ठीक है, क्या आ गया? b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 90 माइनस a बट्टे 2, ये तो ठीक है। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? साइन b प्लस सी, साइन b प्लस सी बट्टे 2। अब देखो साइन b प्लस सी, यहाँ पर चाहो तो समीकरण एक नाम दे दो, सम b प्लस सी बट्टे 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं? 90 माइनस a बट्टे 2। तो हम लिख लें यहाँ पर साइन 90 माइनस a बट्टे 2। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारे लिए थीटा का काम करेगा, a बट्टे 2 पूरा का पूरा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब से कॉस a बट्टे 2, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। देखिए यहाँ पर से कॉस a बाय 2, तो ये हमारा प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने क्या कह रहा है? यदि PE बराबर से 0.06 है, मतलब दिया है, क्या दिया है? PE मतलब होने की प्रायिकता 0.6, तो ना होने की प्रायिकता, तो ना होने की प्रायिकता बराबर होता है PE बार बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता। ये सूत्र होता है दोस्तों। होता क्या है सूत्र? देखिए यहाँ पर बताते हैं। सूत्र होता है PE प्लस PE बार बराबर 1। तो होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता को यदि आप जोड़ोगे तो वो 1 आएगा। तो यहाँ से आप दोनों सूत्र निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछे तो। जैसे कि PE होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस ना होने की प्रायिकता, या फिर ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता। इस चीज़ को विशेष ध्यान पर रखिए, इन तीनों सूत्रों को। तो देखो यहाँ पर से मान दिया है, तो PE बार मतलब ना होने की प्रायिकता 1 माइनस 0.06, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह आ जाएगा 0.94, ये आपका आंसर। ठीक, इसके बाद इसका अथवा है, क्या कह रहा है? यदि दो भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया हो, दो भिन्न पासों को, मतलब कि एक पासे में, देखो एक पासे में हम आपको बताते हैं, जैसे कि ये एक पासा है, आप लूडो वूडो खेलते होंगे, सांप सीढ़ी खेलते होंगे, तो उसमें ये जो पासा होता है इसमें 1 से लेकर से 6 तक के अंक जो होते हैं सभी में होते हैं। तो दो पासे में कितने होंगे? तो इसको हम कुल संभावनाएं हो जाएंगी NS = 6 × 6 बराबर 36। एक पासे में 6 होती हैं, दूसरे में 6 होती है, तो कितनी जो है संभावना हो जाएंगी? 36। ये तो हो गया NS। अब क्या करें? दोनों पासों को ऊपरी तलों पर आई संख्याओं का गुणनफल 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि यदि आप दोनों पासे एक साथ फेंकते हैं तो उन दोनों में ऐसी संख्याएं आए कि गुणा करने पर 6 आए। तो देखो वो हो जाएगा एनी। ठीक है, तो देखो कब कब 6 आ सकता है? जब पहले में 2 हो, दूसरे में 3 हो, जब पहले में 3 हो और दूसरे में 2 हो। ठीक है, या फिर पहले में 1 हो, दूसरे में 6 हो, या पहले में 6 हो, दूसरे में 1 हो। तो यदि कोई भी पासा फेंके और दो पासों को फेंके, जब एक पासे में 2 आएगा और दूसरे पासे में 3, तो उन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 6। आपको सिर्फ 6 ध्यान देना है कि दोनों पासों पर जो संख्याएं आएंगी उनका गुणनफल जो है 6 आएगा, अतः आपको वो संख्या लेनी है। तो ये NE कितना हो गया? NE हो गया 4। तो प्रायिकता हो जाएगी दोस्तों, प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता 6 आने की प्रायिकता है ना, प्रायिकता हो जाएगी PE = NE/NS। तो हो जाएगी NE बराबर 4 और NS बराबर 36। तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो 1/9। तो दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है, प्रायिकता का है। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। ठीक है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.062 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो दिया है PE, मान लो PE दिया है 0.6, तो ये संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता है। अब आपको निकालना है रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। तो कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए यदि दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, है ना, राम और श्याम, सीधी सी बात है 100% में इसके 70% चांस है, इसके 70% चांस है जीतने के। किसी गेम में इसके 70% चांस है जीतने के। तो श्याम के जीतने के कितने चांस होंगे? भाई श्याम के जीतने के उतने ही चांस होंगे जितने इसके हारने के होंगे, मतलब 30%। कितने? 30%, या हम बोल सकते हैं 100 - 70%, यानी कि 30%। ठीक है, मतलब सामने वाला जितना जीत रहा है उसका बचा हुआ जो भाग होगा वो सामने वाले को जीतने की प्रोबेबिलिटी देगा। तो देखो इसके जीतने की प्रायिकता कितनी? 0.62।
तो हम क्या निकालेंगे, इसके ना जीतने की प्रायिकता, जो इसके पहले वाले प्रश्न में किया था 1 माइनस पीई। तो किसके, रेशमा के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62। तो 1 माइनस 0.62 तो 0.38, ये आपका आंसर। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 0.38। इसी का अथवा वाला प्रश्न है, लिखा है हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। दो भिन्न भिन्न मतलब दो सिक्के हैं, एक साथ उछाल रही है, ठीक है। तो इसकी जो सेट बनेंगे, देखो या तो दोनों में हेड आएंगे, या दोनों, एक में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल आएंगे, यही संभावना हो सकती है। देखो एक सिक्के को जब आप उछालते हो तो दो संभावनाएं होती है, चित्त या पट्ट की, लेकिन जब दो सिक्कों को उछालोगे तो चार संभावनाएं होगी, लेकिन वो भी कैसी होंगी, चित्त और पट्ट। तो देखो क्या क्या संभावनाएं होती हैं, या तो दोनों में चित्त बन आ सकता है, या एक में चित्त दूसरे में पट्ट आ सकता है, या पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है। इसके अलावा पांचवी कोई कंडीशन नहीं है। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा 4। क्या कह रहा है आप देखो, तो इसके एक साथ उछालते हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, मतलब या तो पहले वाले में चित्त हो, या दूसरे वाले में चित्त हो, या दोनों में चित्त हो, आपको ये बताना है कम से कम एक चित्त जरूर मिले। तो वो हो जाएगा एन ई, यदि अपन उसको मान लें, ठीक है, ई अपन अब मान लें, तो या तो हेड दोनों में चित्त मिल जाएगा, या एक में हेड दूसरे में टेल मिल जाएगा, या पहले में हेड दूसरे में हेड मिल जाएगा। देखो यहाँ भी चित्त मिला, यहाँ भी चित्त मिला, यहाँ भी चित्त मिला, और कम से कम एक चित्त मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी जो है उसमें मिले आपको। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर से ध्यान देना कि ये एन ई हो, देखो तो एन पी ई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये तो एन इज इक्वल टू हो गया आपका एन ई बराबर 3, कितना हो गया 3। तो पी हो जाएगा मतलब से प्रायिकता, एक बार चेताने की प्रायिकता हो जाएगी एन ई बट्टे एन एस, मतलब 3/4। ये आपका आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है देखिएगा, जैसे प्रश्न आपको स्क्रीन में मिल जाएगा तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ जो है बीच से टूट जाता है, जिसका ऊपरी सिरा जमीन के निचले सिरे पर से छूता है, जहां पर से वह है। जैसे ही पेड़ टूटता है, देखिए पेड़ जो टूटता है, मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और ये एक पेड़ है ए बी, मान लो कि ये इस दूरी पर जाकर टूट गया, तो ये जो बी सिरा है वो जमीन पर छू गया, तो यहाँ पर ये जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। कितने का, 30 डिग्री का उन्नयन कोण, तथा पेड़ के पाद बिंदु से जहां पर ये पेड़ गिरा है यहां तक की जो दूरी है वो है 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। ये सी पॉइंट से टूट गया, तो पेड़ की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमने मान ली भाई पेड़ की ऊंचाई, हमने पेड़ की ऊंचाई मान ली h, और वो x पॉइंट पर जाकर जो है टूट गया। कितने, x पॉइंट पर जाकर टूट गया, है ना। h ऊंचाई थी पेड़ की, लेकिन वो x ऊंचाई पर जाकर टूट गया। अब इस x ऊंचाई पर जाकर टूट गया, तो ये बचा हुआ जो BC पार्ट है वो कितना हो गया दोस्तों, h माइनस एक्स। कितना हो गया, h माइनस एक्स। तो ये जो हिस्सा टूटा है और टूट कर जमीन पर छू रहा है ये भी हिस्सा, तो इसकी भी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, h माइनस एक्स। कितनी होगी, h माइनस एक्स। क्यों होगी दोस्तों h माइनस एक्स, क्योंकि यही वाला हिस्सा जो है टूट के नीचे गिरा है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो देखते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, मैना पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। ये अपन ने h मीटर मान ली। क्लियर है। तथा x ऊंचाई पर बिंदु C से पेड़ टूट जाता है। ये पूरी चीजें अपने शब्दों में लिखनी है कि x ऊंचाई पर जाकर बिंदु C पर पेड़ टूट जाता है, अतः BC बराबर हो जाएगा, ये B से C तक की बिंदु की दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी h माइनस एक्स। तथा दिया है, अब यहां से तो दिया है सब कुछ, है ना। तो दिया है, क्या क्या दिया है आपको दोस्तों, हाँ एक चीज और यहां पर लिख लेना कि AC कितना है, AC जो x ऊंचाई पर जाकर टूट गया है तो वो है x मीटर, ठीक। और दिया है आपको थीटा, उन्नयन कोण जो है दिया है 30 डिग्री,
और एक चीज़ और दी है, ए से लेकर बी तक की दूरी। तो ए बी कितना दिया है, 8 मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में ध्यान दीजिएगा। अब हमें दो भुजाएं लेनी है, त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए दो भुजाएं चाहिए। वो दो भुजाएं कौन सी होंगी, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हमें वो दो भुजाएं लेनी है जिसमें कि एक का मान दिया हो और एक निकालना हो। तो देखो, एक का मान दिया है कौन से का, आधार का। ये 90 अंश का कोण है, ये कर्ण हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, हम लिखे दे रहे हैं। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, ये लंब हो गया। तो त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है, इस वाले त्रिभुज की। तो एक भुजा जो दी हो और एक निकालनी हो, तो एक भुजा कौन सी दी है, ये वाली, और एक निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं AC बट्टे ए बी। ये काय का सूत्र है भाई, लंब बट्टे आधार, सूत्र है tan थीटा का। किसका, tan थीटा का। AC का मान कितना है, x है, और AB का मान है 8, और tan 30, भाई थीटा का मान कितना है, 30 रख दो, तो ये हो गया x बट्टे 8, और tan 30 का मान होता है 1 बट्टे करनी 3। तो x बराबर हो जाएगा 8 बट्टे करनी 3। ये जो भाग में 8 दिख रहा है, ये गुणा होकर, त्रियक गुणा होकर कहाँ चला जाएगा, 1 के पास। तो ये x की वैल्यू हो गई समीकरण 1। अब पुनः त्रिभुज एबीसी में, भाई हमें h निकालना है, लेकिन यहाँ कहीं तो h आपको दिख नहीं रहा है। तो अब हम इन दोनों भुजाओं को ले लेंगे, एक दिया है और एक निकालना है। तो पुनः त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे हम, आधार बट्टे कर्ण, मतलब से BA बट्टे BC। आधार बट्टे कर्ण किसका सूत्र होता है दोस्तों, cos थीटा का। आधार बट्टे कर्ण जो होता है, आधार बट्टे कर्ण सूत्र होता है किसका, cos थीटा का। तो BA कितना दिया है, 8, ये वाला मान, और ये दिया है h माइनस एक्स, और cos 30 8 बट्टे h माइनस एक्स, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √3/2। कितनी होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2। तो हमें देखो त्रिक गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 2, ये 2 का इसके साथ, और बट्टे में आ गया करनी 3, और ये h माइनस एक्स जो है साइड में चला गया। ये त्रिक गुणा ऐसा करते हैं ना दोस्तों, ये है ना, इसके साथ इसका और इस वाली संख्या के साथ इसका। तो हमने इसको यहाँ उठा लिया और h माइनस एक्स को ऊपर ले गए सेपरेट, क्योंकि ये चर है। तो चर को हम क्या कर दिए, एक साइड ले गए। अब ये हो गया 8 दूनी 16, कितना हो गया 16, 16 बट्टे हो गया √3, 16 बट्टे √3। एक्स का मान देखो कितना है, 8 बट्टे करनी 3, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर मान रख दो, तो h माइनस 8 बट्टे करनी 3, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से। ठीक, अब हमें h बस चाहिए, तो ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 16 बट्टे करनी 3 माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 बट्टे करनी 3 बराबर h। अब आ गया परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना, परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना। तो ये हो गया करनी 3, ये हो गया 16 धन 8 बराबर h। तो 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 बट्टे करनी 3 बराबर h। हर का परिमेयकरण कर दो, क्योंकि ये भी आप लिखेंगे तो आंसर तो माना जाएगा, लेकिन क्या होता है कभी भी हर में आपको करनी वाली संख्या नहीं लिखनी है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए इस करनी 3 का ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर देंगे। तो 24 बट्टे करनी 3 गुणित करनी 3 बट्टे करनी 3 बराबर h। तो 24 करनी 3 3 होता है h, तो 3 से कट गया, 3 अट्ठे 24, तो ये हो गया 8 करनी 3 बराबर h। तो आपके पेड़ की ऊंचाई आ गई 8 करनी 3 h मीटर। तो देखो बहुत ही आसान था, एक बार और सुन लें। पहले आपको इन दोनों भुजाओं को लेना है, तो सूत्र बनेगा लंब बटे आधार tan का। फिर इन दोनों भुजाओं को लेना है आधार बटे कर्ण, सूत्र बनेगा cos का, और बस इसको कैलकुलेट कर देना है। देखते हैं हम इसका अथवा का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 18 का अथवा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 का अथवा क्या कह रहा है, कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए कि ये इस तरीके से, ठीक है, ये एक मीनार है AB और ये कोई बिंदु है C। कह रहा है 4 मीटर, यहाँ B से एक बिंदु पर चला हमने D पर, तो ये 4 मीटर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, थीटा मान लिया। कितना मान लिया, थीटा। और 9 मीटर दूरी पर, ये तो भैया 4 मीटर थी, और यहाँ से ये लास्ट बिंदु की दूरी कितनी है, 9 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 9 मीटर। तो यहाँ पर जो कोण होगा वो होगा थीटा, सॉरी
ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। किस शिखर से उन्नयन कोण पूरक कोण है? तो देखो पूरक कोण के कारण ही ये चीज हुई है। पूरक कोण क्या होता है देख लीजिए। पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग सॉरी पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग जो होता है 90 होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मान लो यदि एक कोण 70 है तो दूसरा कोण कितना होगा जो उसको पूरक कोण करेगा, मतलब उसको 90 कर दे तो क्या करेंगे? 90 से हम घटा देंगे तो आ जाएगा 30। तो देखो 70 और 30 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90 ही आएगा। तो पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनको जोड़ने पर 90 आता है। तो उसने तो कोण नहीं दिया, उसने बोला कि दो कोण जो है 90 अंश पूरक कोण है। अब यहाँ पर थीटा लिखा है, यहाँ क्यों नहीं लिखा दोस्तों? वो भी एक रीजन है। देखिए क्या होता है, जब हम किसी बिल्डिंग को उसके पास से देखते हैं, है ना, उसके पास से देखते हैं तो हमें अपना सिर जो होता है ज़्यादा उठाना पड़ता है, मतलब उन्नयन कोण ज़्यादा बनेगा। जब हम बिल्डिंग से दूर जाते जाएंगे तो हमें अपना सिर जो है इस बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए कम उठाना पड़ेगा, मतलब उन्नयन कोण कम बनेगा। तो यहाँ हमने थीटा लिख लिया और जितना भी आएगा, यहाँ जितना भी आएगा उससे यदि आप 90 से घटा दोगे तो बचा हुआ कोण जो है आपको मिल जाएगा। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो हाइट है वो 6 है। तो माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। h मीटर है। बाकी देखो दिया क्या क्या है, दिया है आपको BD, कितना दिया है? 4 मीटर। फिर उसके बाद दिया है BC, कितना दिया है? 9 मीटर। इसको थीटा दिया है और ये थीटा 90 माइनस थीटा। तो हम त्रिभुज लेते हैं ABD। कौन सा लेते हैं त्रिभुज? पहले ABD में हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको दो साइडें लेनी है। कौन सी दो साइडें? एक तो दी होती है और एक निकालनी होती है। तो इन दोनों को ले लेते हैं। तो इन दोनों को जब लेते हैं तो ये H/4, ये H/4 लंब बटे आधार किसका सूत्र है? tan का। तो ये हो गया tan थीटा। थीटा की जगह थीटा रहने देना है, इसको नाम दे दिया समीकरण 1। अब फिर से हम लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, मतलब से ये वाली भुजा निकालनी है और ये दी हुई है तो एक निकालने वाली और एक दी वाली भुजा लेते हैं। तो फिर से हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा H/9। ये भी हो गया लंब बटे आधार, तो ये किसका है? tan थीटा का। और थीटा की जगह कितना है दोस्तों यहाँ पर? 90 माइनस थीटा। कितना है? tan 90 माइनस थीटा। और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। तो ये हो गया H/9। भाई tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। cot थीटा। इसको भी नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण अभी दो नाम नहीं देना है, सॉरी ना दो, कोई जरूरी नहीं है। अब हम इस कॉट को क्या करें? tan में बदल लें, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। तो कॉट को जैसे ही tan में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। सूत्र होते हैं दोस्तों इसके, देखिए 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और 1/cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इस तरीके से ये सूत्र है। तो cot थीटा को हमने tan की टर्म में लिख लिया, 1/tan थीटा इज इक्वल टू H/9। क्लियर है? अब देखो हमें tan सेपरेट चाहिए क्योंकि यहाँ tan की वैल्यू हमें रखनी है। तो हम tan का तिर्यक गुणा कर दें तो tan यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा 9/H। पलटा दिया, ठीक है, ये तिर्यक गुणा कर दिया इस तरीके से। अब tan थीटा की वैल्यू समीकरण 1 से रख दो, कितनी रख जाएंगे? H/4। तो ये हो जाएगी 9/H गुणित H/4, H/4, ठीक है, H/4। ये अपन ने कहाँ से रख दिया दोस्तों? समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से H/4 रख दिया। तो देखो तिर्यक गुणा कर दो, H के साथ H का करोगे तो ये हो जाएगा H² और 9 चौको 36। भाई H के साथ H का करोगे तो H² और 9 चौके 36। तो H बराबर करनी 36, ये स्क्वायर सामने जाएगा तो 36 हो जाएगा। तो H बराबर से 6, 36 का वर्गमूल होता है 6। तो ये सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि ऊंचाई कितनी आ गई? 6। ऑपरेशन में भी क्या बोला था कि आप सिद्ध करिए कि ऊंचाई 6 मीटर